श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कक्षा बीए सेकेंड ईयर के विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम यूनिट के अंतिम प्रकरण सामाजिक अनुसंधान के चरण के बारे में जानेंगे और यह प्रयास करेंगे कि यह जान लें कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता को किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है ताकि वह अंत में सिद्धांतों का निर्माण कर सके। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में यह जान लिया था कि सामाजिक अनुसंधान के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं और उन चरणों के अंतर्गत हमने कई चरणों को समझ भी लिया था। तो देखिए, सबसे पहले हम विषय का चुनाव करते हैं, फिर समस्या का चुनाव करते हैं, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उसके पश्चात हम उपकल्पना का निर्माण, निदर्श इकाइयों का चयन और प्रविधि का चयन। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, इसे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम विषय का चुनाव, यह अनुसंधानकर्ता की रुचि के अनुसार होता है और समाज के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद हम चुनते हैं समस्या। विषय एक व्यापक होता है और उस विषय को छोटा करने के लिए उसके संबंध में हम किसी एक पक्ष का चयन कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ जो विषय चुना था वह चुना था मीडिया का समाज पर प्रभाव। समाज बड़ा है, इसलिए हमने उस विषय को छोटा करने के लिए मीडिया का युवा पीढ़ी पर प्रभाव, यह हमने समस्या का चयन कर लिया था। उसके पश्चात संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं, जिसमें पूर्व में किए गए अध्ययनों का पता कर निष्कर्षों का पता लगाते हैं कि पहले किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने अगर उस विषय पर पहले से, उस समस्या पर पहले से कोई अध्ययन कर लिया है तो उस अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले। तो अनुसंधानकर्ता को उस अध्ययन के माध्यम से एक गति प्रदान होती है, उसको एक दिशा मिलती है। उसके बाद था उपकल्पना का निर्माण। यह है संबंधित समस्या का, चयनित समस्या का संभावित उत्तर होता है और इसका निर्माण अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है, जो उसकी इच्छा पर आधारित होता है, उसके ज्ञान पर आधारित होता है, उसकी संस्कृति पर आधारित होता है। उसके पश्चात था निदर्श इकाइयों का चयन। यहाँ निदर्श इकाइयों का संबंध, उनका मतलब उत्तरदाता से है, यानी कि उत्तरदाताओं का चयन जिनसे हमें तथ्यों का एकत्रण करना होता है। उसके बाद था प्रविधि का चयन। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित की जाती हैं, यानी कि सूचना इकट्ठी की जाती हैं। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और क्षेत्र का चयन, इसके बारे में समझते हैं। क्षेत्र के चयन का यहाँ तात्पर्य अनुसंधानकर्ता द्वारा चुने गए ऐसे क्षेत्र से है या उस परिसीमा से है जिसके अंतर्गत वह तथ्यों का एकत्रण करता है या जहाँ से वह तथ्यों को इकट्ठा करता है। तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए क्षेत्र का चुनाव समस्या की प्रकृति और निदर्श इकाइयों की उपलब्धता के आधार पर अनुसंधानकर्ता द्वारा की जाती है। समझ में आया? कहने का मतलब यह है, क्षेत्र का मतलब एक सीमा है, एक एरिया है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्या करता है, तथ्यों का एकत्रण करता है। ये सभी चरण, जो विषय का चुनाव, समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, ठीक है, उपकल्पना के निर्माण के बाद में था निदर्श इकाइयों का चयन, प्रविधि का चयन, क्षेत्र का चयन, यह पूर्व क्षेत्रीय चरणों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सभी बातें अनुसंधानकर्ता एक बंद कमरे में रह कर के भी सोच सकता है। इसके बाद में हमारा जो कार्य शुरू होता है वो होता है क्षेत्रीय चरण। क्षेत्रीय चरणों के अंतर्गत जब अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाता है, तथ्यों का एकत्रण करना शुरू करता है, तब से हमारे क्षेत्रीय चरण शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आता है तथ्यों का संकलन।
तथ्यों के संकलन के अंतर्गत इस चरण में अनुसंधानकर्ता चुनी गई प्रविधि के आधार पर निदर्श इकाइयों से तथ्यों का संकलन करता है। और जिन तथ्यों का वह संकलन करता है, ये तथ्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्यों से हमारा यहाँ तात्पर्य उन सूचनाओं से है, उन बातों से है जिन्हें अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। यानी कि अनुसंधानकर्ता स्वयं जाएगा और फिर तथ्यों का एकत्रण करेगा। ये सूचनाएं प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित होती हैं। दूसरा, द्वितीयक तथ्य। द्वितीयक तथ्यों से जो हमारा तात्पर्य है वह उन सूचनाओं से है जिन्हें अनुसंधानकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से बिना क्षेत्र में जाए एकत्रित करता है। यानी क्षेत्र में नहीं जाता लेकिन फिर भी उसे सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसके अंतर्गत पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, डायरी, आत्मकथा आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो तथ्यों का संकलन समझ में आया। तथ्य कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। और इन तथ्यों का संकलन अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर खुद करता है। इसके बाद में आता है तथ्यों का वर्गीकरण और सामान्यीकरण। वर्गीकरण का मतलब यहाँ इससे है कि वर्गीकरण के अंतर्गत समान विशेषताओं के आधार पर सारणियों में तथ्यों को एकत्रीकृत कर देना, यानी वर्गीकरण कर देना, उन्हें समान विशेषताओं के आधार पर बांटना। और सारणियन, उन विशेषताओं के आधार पर उन तथ्यों को एक सारणियों में एकत्रित करना या सारणियों में बांट देना ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। यहाँ अब हम देखें कि सारणी जो है उनके भी कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से सारणियाँ एकचर्या और बहुचर्या होती है। बहुचर्या के अंतर्गत द्विचर्या भी हो सकती है। यानी कि एकचर्या सारणी का से हमारा यहाँ तात्पर्य उससे है जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया गया हो, यानी एक ही विशेषता का उल्लेख हो। और बहुचर्या का मतलब जिसमें बहुत सी विशेषताओं का उल्लेख किया गया हो। ठीक है, इसके बाद में आता है तथ्यों का विश्लेषण। जिन सारणियों का हमने निर्माण किया है, जिन सारणियों को हमने बनाया है, उन सारणियों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता तथ्यों का विश्लेषण करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि उसने जो उपकल्पना बनाई है वह उपकल्पना सत्य भी है या नहीं। इसके पश्चात निष्कर्ष और सामान्यीकरण आता है। यहाँ निष्कर्ष और सामान्यीकरण के अंतर्गत तथ्यों के विश्लेषण के माध्यम से क्या निकाले जाते हैं? निष्कर्ष। तथ्यों का विश्लेषण करेगा अनुसंधानकर्ता, फिर क्या निकालेगा? निष्कर्ष निकालेगा और उन निष्कर्षों को अन्य क्षेत्रों पर, केवल उन क्षेत्रों पर जो समान विशेषताएं वाले हों, लागू करने का प्रयास करता है और परिणामों को ज्ञात करने का प्रयास करता है। पीछे चलते हैं हम, थोड़ा देखते हैं तथ्यों का विश्लेषण। तथ्यों के विश्लेषण के अंतर्गत एकत्रित किए गए जो तथ्य हैं उनसे अर्थ निकालता है अनुसंधानकर्ता और उसके द्वारा बनाई गई उपकल्पना की सत्यता या असत्यता का पता करने का प्रयास करता है। तथ्यों, घटनाओं एवं विभिन्न दशाओं के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है और कार्यकरण संबंधों का पता लगाया जाता है। उसके बाद था निष्कर्ष और सामान्यीकरण। निष्कर्ष और सामान्यीकरण जो है शोध का एक महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंचकर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो अति संक्षिप्त होते हैं, यानी बहुत छोटे रूप में होते हैं निष्कर्ष। इसके बाद में आता है सिद्धांतों का निर्माण। अपने अनुसंधान के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को वह समान विशेषताओं वाले अन्य क्षेत्रों पर लागू करता है और अगर उन क्षेत्रों पर भी समान परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होते हैं, तो सिद्धांतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हमने अनुसंधान के सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों को जाना। धन्यवाद।